बात ऐसे दो खिलाड़ियों की करते हैं जो इस जंग के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो दो खिलाड़ी हैं, एक है रशिया यानी कि रूस और एक है शी जिनपिंग यानी कि चाइना। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं है। अमेरिका के हमले के बाद हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि वॉशिंगटन एक लंबी और थका देने वाली जंग में फंसता नजर आ रहा है। और यह बात हम आपको लगातार बताते रहे हैं। कब से बताते रहे हैं? जब से इस जंग की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तभी हमने यह कह दिया था कि अमेरिका के लिए यहां हमला करना नुकसानदेह होगा, ठीक नहीं होगा और इसके लिए बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप को। और आज की तारीख में सेम टू सेम वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जो मैंने आपको लगभग 1 महीने पहले बताई थी। तो सवाल यह है कि इस जंग में अमेरिका अकेला क्यों पड़ रहा है? नेटो और यूरोप अब तक ईरान पर हमले में खुलकर सामने क्यों नहीं आए? और खबरें यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन पर अपने यूरोपीय सहयोगियों से कोई खास बातचीत भी नहीं की। तो क्या ट्रंप की ये बड़ी भूल और रूस और चीन के हाथ में ये पूरा खेल जा चुका है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेटो और यूरोप का सीमित और बहुत कोल्ड रिस्पांस है अभी तक। यहां तक कि यूरोप के कुछ देशों ने तो यह भी कहा है कि ईरान पर ये जो अटैक किया गया वो ठीक नहीं, वो मानवता के खिलाफ, यानी वो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ यह होगा कि रूस को यूक्रेन मोर्चे पर राहत मिल सकती है, क्योंकि यूक्रेन पर लगातार प्रेशर बनाकर अमेरिका ने दुनिया भर के हथियार दिए और अभी फोकस बिल्कुल डाइवर्टेड है अमेरिका का यूक्रेन से और पूरा फोकस ईरान पर है। तो रूस के लिए तो यह मौका है। वो जल्दी से चाहेगा कि इस दरमियान यूक्रेन को लपेट दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी की तरफ चलिए, चीन को एशिया में ताकत बढ़ाने का बहुत मौका मिल रहा है। ईरान रूस चीन की नजदीकी है, ईरान के साथ अमेरिका उलझा हुआ है, साउथ चाइना सी पर फोकस कम है। तो ऐसे में चाइना जो है वो ताइवान की तरफ बढ़ सकता है। बेशक 2 ही कदम बढ़े, लेकिन बढ़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि दो ताकतों के लिए, रूस और चीन के लिए, ये जो जंग है ईरान के खिलाफ अमेरिका की, ये एक मौका है। दुनिया की 2 बड़ी ताकतें रूस और चीन इस टकराव को एक मौके की तरह देख रही हैं, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका उलझा हुआ है तो इसका सीधा असर रशिया यूक्रेन वॉर पर होगा। अमेरिका का फोकस उधर से डाइवर्ट है और रूस इस वक्त यह मानकर चल रहा है कि ऐसे में यूक्रेन को जल्द से जल्द निपटा देना ही बेहतर है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस दरमियान रूस ने यूक्रेन पर हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। तो अब क्या यह मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट की जंग दुनिया की ताकतों का नया पावर गेम बन चुका है? क्या अमेरिका की रणनीति उसी को भारी पड़ रही है? इसका जवाब है हां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को ही मार दिया। जाहिर सी बात है अमेरिका इजराइल के लिए तो कामयाबी थी, लेकिन इसी के साथ एक ऐसा अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता है। और अक्सर जानकार मानते हैं कि इसी के साथ अमेरिका और इजराइल एक लंबी और थका देने वाली जंग में कूद पड़े हैं। यह दावा मेरा नहीं है, मैंने तो आपको बताया था कैलकुलेशन करके। अब यह दावा अमेरिकी थिंक टैंक कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी संसद आज ट्रंप के ईरान पर किए जा रहे हमले को रोकने के लिए युद्ध संबंधित शांति प्रस्ताव पर मतदान कराने की तैयारी कर रही है। अगर संसद ने ट्रंप को युद्ध से रोक दिया तो उनके लिए फजीहत वाली स्थिति हो सकती है। और यहां तक कि अमेरिका के अंदर घमासान मचा हुआ है। कई यूएस मरीन्स ने मोर्चा खोल दिया है, अमेरिका के कई सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया, कह रहे हैं हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़े भाई, और इजराइल से आपका क्या लेना देना। आप वो इजराइल कहता है लीबिया हमारे लिए खतरनाक, आप लीबिया पर अटैक कर देते हो। कहता है ईरान खतरनाक, आप ईरान पर अटैक कर दो। कहता है सीरिया खतरनाक, सीरिया पर अटैक कर देते हो। वो कहता है इराक खतरनाक है, इराक पर अटैक कर देते हो। तो वो बहुत नाराज है, अमेरिका के अंदर बहुत नाराजगी। इस पर और कभी बातचीत करेंगे, लेकिन यहां समझिए कि गेम कैसे खेला जा रहा है रूस और चीन की तरफ से।
ट्रंप ने ईरान पर अटैक से पहले नेटो से ना ही बात की और ना ही यूरोप से। नेटो यूरोप अब तक जंग में खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ट्रंप ने दबाव बनाया तो हो सकता है उन्हें मैदान में आना पड़े, लेकिन इसलिए भी वो सवाल पूछेंगे। ट्रंप फिलहाल इस युद्ध को अकेले समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध लंबा खींचा और अमेरिका को अपनी फौज ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड करनी पड़ी तो फिर नेटो और यूरोप को भी इसमें शामिल करने की पूरी संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के उस हाकारी फैसले के बाद पूरा यूरोप और नेटो के जो देश हैं वो मानेंगे? नेटो को तो खुद ही खारिज करते रहे डोनाल्ड ट्रंप। नेटो को लेकर क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये एक यूजलेस सैन्य संगठन है जिसका पूरा खर्च अमेरिका उठाता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और अब इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यूरोप और नेटो अभी तक खुलकर सामने नहीं है इस अटैक के बाद। इधर इस बात की पूरी संभावना है कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ सकता है। कारण, अगर अमेरिका और नेटो यूरोप में ईरान के साथ भिड़े नेटो और यूरोप को लेकर, तो फिर यूक्रेन की हेल्प कौन करेगा? यूक्रेन को हथियार कौन देगा? यूक्रेन को पैसे कौन देगा? जाहिर सी बात है यूक्रेन अलग पड़ेगा। और ईरान पर हमले से सबसे ज्यादा इस वक्त चिंतित यूक्रेन और ताइवान को होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन की तो लाइन ही अलग है। इधर ईरान पर हमले के बाद रूस और चीन की एक तरह से लॉटरी लग गई। अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई तक सीमित था। यूरोप भी हथियार और पैसे के जरिए यूक्रेन को मदद कर रहा था। यही कारण है कि 4 साल बाद भी रूस अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया, लेकिन बर्बाद तो कर ही चुका है। अब अगर अमेरिका और यूरोप ईरान में उलझ गए तो रूस के लिए यूक्रेन मिशन आसान हो जाएगा। वो ईरान को इतनी जल्दी नहीं हारने देगा, और इसके लिए वही रास्ता वो अपना सकता है जो अब तक अमेरिका ने और यूरोप ने यूक्रेन के लिए अपनाया था। कैसे अपनाया था, आइए आपको बताते हैं। कैसे अमेरिका और यूरोप ने रूस को फंसाया और वाइस वर्सा वही गेम खेलना चाहते हैं पुतिन। वो चाहते हैं कि अब अमेरिका को यहां फंसाया जाए और ईरान को हर संभव मदद दी जाए। इसके लिए आपको पुतिन का बयान याद करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी तक कोई सैन्य मदद मांगी नहीं है। ईरान अगर सैन्य मदद मांगेगा तो हम हेल्प करेंगे। आइए समझते हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोह शुरू हुआ। यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच संघर्ष तेज हो गया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस को अनुमान था कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में यूक्रेन को ठंडा कर देंगे, घुटने पर ले आएंगे। फुल स्केल अटैक किया गया। मिसाइल का इस्तेमाल, टैंक का इस्तेमाल, हवाई हमले भी किए गए। कई शहरों को निशाना बनाया गया। राजधानी कीव तक सेना पहुंच गई। लेकिन 2022 से जो यूक्रेन ने जवाबी हमला शुरू किया वो आज भी है। और इसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे? इसके पीछे के मास्टरमाइंड थे यूरोप और अमेरिका। पश्चिमी देशों से हथियार और सैन्य मदद बढ़ी। जंग लंबी खिंचती चलेगी। जंग तो 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है। यूक्रेन ने पैसों की मदद से बड़े काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स लिए। रूस ने कब्जे वाले इलाकों में रक्षा मजबूत की। ड्रोन और मिसाइल हमलों का एक तेज दौर भी देखा गया। 2024 से तो टेक्नोलॉजी वाली जंग हो गई। दोनों पक्षों ने ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल किया। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इस बीच पश्चिमी देशों ने हथियारों की सप्लाई जारी रखी, क्योंकि अगर पश्चिमी देश हथियार सप्लाई नहीं करते यूक्रेन को तो यूक्रेन तो पहले ही साल में टूट गया होता। पहले साल भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं। और यही वजह है कि 2025-26 में भी आज तक टकराव जारी है। लड़ाई धीमी चल रही है, लेकिन चल रही है। रूस को भी भारी नुकसान हुआ, यूक्रेन को भी भारी नुकसान हुआ, और युद्ध खत्म होने के कोई संकेत दिख नहीं रहे। और इसलिए आज की तारीख में रूस के जो रणनीतिकार हैं वो इसे मौके की तरह देख रहे हैं, आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी इजराइल सैन्य अभियान को असंभव बनाने के लिए मॉस्को हर कोशिश करेगा। चीन भी इस काम में ईरान की मदद कर सकता है, कारण वो भी यही चाहेगा कि अमेरिका, यूरोप ईरान में लंबे समय तक उलझे रहें। इससे एक तरफ तो चीन को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी, दूसरी ओर ताइवान को लेकर भी उसके
सामने आने वाली अड़चन कमजोर होगी। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन इस टकराव से पैदा हुए मौके को भुनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ताइवान वाला मैटर भी जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसे वो मामला शुरू हुआ, कैसे जंग के हालात बने। बात ये शुरू होती है 1949 से, जब चीन में गृहयुद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमि चीन पर कब्जा कर लिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान चली गई। यहीं से चीन और ताइवान के बीच विवाद की नींव पड़ी। तब माओ जेडोंग की सरकार थी। राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक ताइवान चले गए। तभी से ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। 1954 से 55 फर्स्ट ताइवान स्टेट क्राइसिस देखने को मिला। चीन ने ताइवान के किनमेन और मात्सू द्वीप पर गोलीबारी कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को सैन्य समर्थन दिया। सेकेंड ताइवान स्टेट क्राइसिस, चीन ने फिर ताइवान के द्वीप पर हमला बोला। अमेरिका ने नौसेना भेजकर ताइवान की मदद की। 1995-1996 में आ जाई थर्ड ताइवान स्टेट क्राइसिस। ताइवान चुनाव से पहले चीन ने मिसाइल परीक्षण कर दिए। फिर अमेरिका ने विमान वाहक पोत ताइवान स्ट्रेट में भेज दिए। 2022 में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की। चीन ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए। फिर आ जाइए 2024 से 2026 के दौर में, जहां चाइना लगातार उकसावे की कार्रवाई करता रहा है, अपने सैन्य विमान ताइवान की ओर भेजता रहा है, जबकि अमेरिका लगातार कहता रहा है कि ताइवान के करीब आना भी चीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और आज की तारीख में यह अपॉर्चुनिटी क्यों है चीन के लिए? क्योंकि चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, लेकिन ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है और लंबे समय से संघर्ष जारी है। आज की तारीख में साउथ चाइना सी में अमेरिका का दबदबा कम है, अमेरिकी नेवी का दबदबा कम है, क्योंकि अमेरिका ने पूरा फोकस, पूरा टारगेट किया हुआ ईरान के इर्द गिर्द। तो चीन उधर देख रहा है कि ताइवान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी और ताइवान में 2-3 कदम आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये 3 देशों का जो त्रिकोण है, उसने अमेरिका के लिए बहुत बड़ा वॉर जोन बना दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।